10। अगली सुबह घर के सभी बड़े अपना नाश्ता खत्म कर अपने काम में बिजी हो गए तो वहीं रुद्र और अनन्या अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। तभी अनन्या रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप भी हमारे साथ चल रहे हो ना? अनन्या की बात सुन रुद्र वैसे ही शांत बैठे अपना नाश्ता खा रहा था। जब रुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अनन्या ने फिर से बोला, भाई आप सुन रहे हो ना? ये सुन रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अनन्या मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोगों को जो भी ठीक लगे तुम लोग करो। फिलहाल आज मैं कुछ काम से कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। ये सुन अनन्या उदास होते हुए बोली, ठीक है भाई जैसा आपको ठीक लगे। तभी रुद्र उसके सिर पर हाथ रखते हुए वहां से उठकर कॉलेज के लिए निकल गया। तो वहीं अनन्या अपनी खुराफाती ग्रुप के साथ आज के खुरापात को अंजाम देने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचने के बाद रुद्र सीधा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया। वहां जाकर वो कुछ स्टाफ से गौरी के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि वहां बहुत लोग तो गौरी को जानते ही नहीं थे। तो वहीं कुछ लोग जो ये जानते थे कि उनके डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे इस साल भी एक्सचेंज स्टूडेंट की जगह ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन सब अपने ही डिपार्टमेंट के हुए हैं। ये सुन रुद्र पूरी तरह से निराश हो गया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गौरी को कहां ढूंढे और कैसे। फिर कुछ सोचते हुए उसे याद आया कि गौरी के बारे में मां को सब पता होगा कि वो कहां गई है। ये सोचकर रुद्र घर के लिए निकल गया। तो इधर ये ग्रुप अपना मिशन रिमिशा के लिए तैयार था। सब एक पार्किंग एरिया में बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके सामने एक ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी, जिसे देखते ही सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, वाओ। तभी उस ऑडी से एक लड़का निकला, जिसे देखते ही समीर और विपुल एक साथ बोले, अरे शेखर तुम और ये ऑडी कब ले ली? उनकी बातें सुन सामने खड़ा लड़का सब पका गया और ऋतु की तरफ देखने लगा। अपनी तरफ उस लड़की को देख ऋतु बोली, अरे ये मिशन रिमिशा का हीरो है और ये ऑडी हमें भाड़े पर ली है। ये सुन विशाल ऋतु को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमने रेंट पर ऑडी ले ली? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम करना क्या चाहती हो? सबको अपनी तरफ घूरता देख ऋतु बोली, तुम लोगों को क्या लगता है रिमिशा तुम लोगों के मारुति सुजुकी से फंसेगी? उसके लिए ऑडी चाहिए और इसका रेंट भी वही भरेगी। यू गाइस प्लीज डोंट वरी। तभी उसे सामने से रिमिशा आती हुई दिखाई दी, जिसे देख ऋतु बोली, नाउ इट्स शो टाइम, सो ऑल ऑफ यू टेक योर पोजीशंस। और फिर शेखर को ऑल द बेस्ट बोल सब वहां से चले गए। शेखर जिसे कभी रिमिशा ने डेट किया था, लेकिन ज्यादा पैसे वाला ना होने की वजह से रिमिशा ने उसे डंप कर दिया था। तो कल वहीं अचानक से शेखर को एक ऑडी के साथ देखकर रिमिशा ने आज उसके साथ मिलने की प्लानिंग की थी। और वहीं शेखर भी अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने के लिए हमारे प्लान में शामिल हो गया। ऋतु ने जब सबको ये स्टोरी सुनाई तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो वहीं विशाल, अबे मेरी वाली तो कितनी खतरनाक है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। विशाल की बात सुनकर कबीर हंसते हुए बोला, खुद तूने ही तो आ बैल मुझे मार वाला काम किया है, तो अब झेल। जिसे सुन ऋतु विशाल को आंखें दिखाते हुए बोली, ज्यादा दिक्कत हो रही है तुम्हें मुझसे? विशाल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, नहीं मेरी माँ। तभी अनन्या थोड़ा गुस्से में बोली, पहले हम लोग जिस काम से आए हैं वो कर ले। ये सुन सब शांत हो गए और अपने प्लान पर कंसंट्रेट करने लगे। तभी सबने देखा रिमिशा आते ही शेखर के गले लग गई और बोली, ओह माय गॉड शेखर, यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड योर कार इज सो कूल, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कार। ये सुनते ही शेखर हंसते हुए बोला, थैंक यू सो मच, अब हम लोग कहीं चलें? रिमिशा, हाँ लेकिन कहाँ? शेखर, जहाँ तुम बोलो। रिमिशा, शॉपिंग करें? शेखर, ओके। फिर दोनों एक मॉल के अंदर चले गए, जहाँ रिमिशा ने काफी ब्रांडेड शॉपिंग की, ड्रेसेस, हैंडबैग्स, हिल्स, कॉस्मेटिक्स और भी न जाने क्या क्या, जिसका बिल लाखों के पार पहुंच चुका था। जिसे देख रिमिशा बोली, बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर लिया। तभी शेखर उसके सामने अपना क्रेडिट कार्ड लहराते हुए बोला, इट्स ओके डार्लिंग, आप बस खुश रहो, और कुछ चाहिए तो देख लो, फिर एक साथ बिलिंग कर दूंगा। ये सुनते ही रिमिशा सोचने लगी, ये तो पूरा चलता फिरता एटीएम मशीन है, लेकिन फिर भी आज के लिए इतना बस करती हूँ, नहीं तो इसके सामने मेरी बैड इमेज बन जाएगी। ये सोचते हुए बोली, ओह शेखर यू आर सो स्वीट, लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हारा दिल रखने के लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, इतना आज के लिए काफी है। शेखर, ओके फिर मैं बिलिंग करके आता हूँ। इतना बोल वो कैश काउंटर पर कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद वापस आकर रिमिशा से बोला, अब चलें और सामान डायरेक्ट तुम्हारे घर डिलीवर हो जाएगा, लेकर साथ में कहाँ चलोगी? फिर थोड़ा घूमने फिरने के बाद रिमिशा घर पहुंची। वो अपने सामान का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसने बहुत लंबा हाथ मारा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने डोर खोला तो खुशी से उछल पड़ी, जिसका वो कब से वेट कर रही थी वो सामान उसके सामने था। तभी डिलीवरी बॉय ने बोला, मैम आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगी या कैश पे करेंगी? जिसे सुन रिमिशा चौंक गई और बोली, इसका पेमेंट हो चुका है, अजीब लूटमारी चल रही है। जिसे सुन डिलीवरी बॉय थोड़ा परेशान होते हुए बोला, नहीं मैम इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, और उसे एक स्लिप पकड़ाते हुए बोला, आप खुद देख लीजिए। रिमिशा ने जब उस स्लिप को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और साथ ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उस स्लिप में कैश ऑन डिलीवरी मेंशन था। रिमिशा तुरंत शेखर को कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर ऑफ आता देख वो डिलीवरी बॉय से बोली, सॉरी हम नहीं ले सकते ये सामान, आप प्लीज इसे रिटर्न कर लीजिए। डिलीवरी बॉय, सॉरी मैम इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ये आपसे वही कंफर्म किया गया था और आपकी सहमति पर ही डिलीवरी का ऑर्डर एक्सेप्ट किया गया है। अब क्या होना था? रिमिशा को गुस्से का घूंट पीकर लाखों का बिल चुकाना पड़ा। वो गुस्से से लाल हुए जा रही थी। अभी वो गुस्से में अपने हाथ पैर पटक ही रही थी, तभी उसका डोरबेल बजा। रिमिशा ने गुस्से में ही गेट खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे, जिसे देख वो बोली, आप लोग कौन है और किससे मिलना है? उसमें से एक आदमी बोला, जी हमें रिमिशा जी से मिलना है, वो हमारे यहाँ से कल एक ऑडी कार रेंट पर ले गई थी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गया, उन्होंने ना अभी पैसे दिए हैं और ना ही हमारी कार वापस की है। ये सुन रिमिशा का पारा गुस्से में ऊपर चढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास है ये, मैंने कोई कार नहीं ली है। ये सुन वो आदमी फिर से बोला, अपने घर से बाहर निकल कर देखिए, बाहर खड़ी है हमारी कार, और ये रहा कल की स्लिप, साथ ही आपके आईडी की जेरोक्स कॉपी। अभी भी कुछ कहना है? ये देख रिमिशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शेखर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उस आदमी से बोली, देखिए भाई साहब ये मैंने नहीं ली है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, अगर ये कार आपकी है तो आप इसे यहाँ से ले जाइए। ये सुन उस आदमी ने अपने बगल खड़े आदमी को इशारा किया। अपने मालिक का इशारा देख वो आदमी अपने हाथों को मरोड़ते हुए रिमिशा की तरफ बढ़ा, जिसे देख रिमिशा डरते हुए बोली, अच्छा ठीक है आपके कितने पैसे हुए मैं देती हूँ। इस बार फिर से रिमिशा को अच्छा खासा पैसा भरना पड़ा। रिमिशा सोफे पर बैठे बैठे रोने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो सोचने लगी, आज ये क्या हो गया उसके साथ? उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे एक झटके में चले गए और ये सब हुआ है उस भिखमंगे शेखर की वजह से। मैं अपना हिसाब करके रहूंगी, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं जाने दूंगी। तो वहीं अनन्या लोग हंस के लोटपोट हो रही थी कि काश हम भी रिमिशा का चेहरा देख पाते। फिर सबने कल की और बड़ी प्लानिंग कर अपने अपने घर के लिए निकल गए। तो उधर रुद्र कॉलेज से निकलकर घर के लिए चल दिया था। घर पहुंचते ही वो सुधा जी को ढूंढते हुए उनके रूम में पहुंच गया, जहां सुधा जी बैठकर कपड़ों को तह लगा रही थी। रुद्र उनके पास बैठते हुए बोला, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। माँ आप प्लीज बताओ कि गौरी कहाँ है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। रुद्र की आंखों में आंसू देख सुधा जी को अच्छा
अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें लगता था कि जो हो रहा है वही सबके लिए सही है। फिर रुद्र को समझाते हुए बोली, रुद्र, गौरी का आना अब पॉसिबल नहीं है और साथ ही वो अब बहुत दूर जा चुकी है। रुद्र, गौरी इस घर से या तुमसे नाराज होकर नहीं गई है, उसका जाना पहले से ही तय था बेटा। रुद्र, अच्छा ठीक है माँ, आप ये तो बताओ कि वो कब तक वापस आएगी। ये सुनकर सुधा जी भी दुखी हो गई और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, बेटा गौरी अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, गौरी को वापस आना ही होगा, ऐसे कैसे वो हमें भूल सकती है। इतना कहते हुए अनन्या अंदर आई, जो दरवाजे पर ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अपने दोनों बच्चों की ये हालत देखते हुए सुधा जी उन्हें समझाते हुए बोली, मुझे पता है कि गौरी को तुम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन तुम लोग भी उसे समझने की कोशिश करो। उसके भी सपने हैं और वो सपने उसके माँ बाप के सपनों से जुड़े हैं, जो दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है। और गौरी का यहाँ से जाना उसी दिन तय हो गया था जब वो यहाँ आई भी नहीं थी। ये सुनकर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। रात के डिनर के लिए पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। तभी रुद्र बोला, पापा ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, क्लासेस ज्यादा होती नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कल से आपके साथ आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। कुछ महीनों बाद मुझे ज्वाइन करना ही था, तो सोच रहा हूँ कि फ्री बैठा हूँ तो कल से ही स्टार्ट कर दूँ। ये सुन रमाशंकर जी खुश होते हुए बोले, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी लोगों ने अपना खाना खत्म कर अपने अपने रूम में चले गए। तो वहीं रुद्र अपने रूम में गौरी की पायल हाथ में लिए कुछ देर तक बैठा रहा, फिर वो भी सो गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे, सबके कॉलेज स्टार्ट हो गए और उनके लास्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गए। इस बीच रुद्र ने भी गौरी को बहुत ढूंढा। अगर बिजनेस के काम से किसी दूसरे शहर भी जाता तो इस उम्मीद से कि शायद उसे वहां गौरी मिल जाए, लेकिन हर बार की तरह उसे फिर से निराशा ही हाथ लगती। अगले हफ्ते उनकी ग्रेजुएशन पार्टी थी, जिसके लिए सब काफी जोरों से तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तो उन्हें सीरियस होकर अपने करियर पर ध्यान देना था, उन्हें अपनी जिंदगी को स्टेबल करना था। तो वो चाहते थे कि इस ग्रेजुएशन पार्टी में वो अपनी जिंदगी की सारी मस्ती कर ले। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया और सब ग्रेजुएशन पार्टी जो उनके कॉलेज में ही रखी गई थी उसमें जाने के लिए निकल गए। आज सब अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड थे। आखिर कॉलेज लाइफ में बस दो ही तो पार्टी होती हैं जो पूरी जिंदगी याद रहती हैं। पहला उनका वेलकम पार्टी और दूसरा उनके जाने के वक्त ग्रेजुएशन पार्टी। और आज के बाद सबकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, किसी को अपने भविष्य के प्रति तो वहीं किसी को अपने परिवार के प्रति। आज कॉलेज को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, अलग अलग तरह के खाने की खुशबू आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सबके बैठने का इंतजाम किया गया था, जिसके सामने स्टेज बना हुआ था प्रोग्राम्स के लिए। सभी अपने दोस्तों के साथ आज काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि कल से न जाने वो कब मिलेंगे और मिलेंगे भी या नहीं। तो वहीं अनन्या कबीर भी साथ में कॉलेज के लिए निकल गए। वहाँ पहले से ही विशाल, अमर, प्रियंका, ऋतु सब मौजूद थे। ये दोनों भी पहुंचते ही उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिए। सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी समीर ने आकर पूछा, ये रुद्र क्यों नहीं आया? अनन्या, यार गौरी के जाने के बाद से ये भाई बिल्कुल बदल गए हैं, अब बस उन्हें काम ही काम दिखाई देता है और कुछ नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। प्रियंका, उन्हें थोड़ा समय दो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका की बात पर सबने अपनी सहमति जताई। फिर आगे सब क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, एक दूसरे को बताने लगे। विशाल, यार तुम लोगों को तो पहले से ही पता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं पापा के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूं और साथ ही तुम लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। फिर ऋतु का हाथ पकड़ते हुए बोला, 3 महीने बाद हमारी शादी है और सबको जरूर आना है, कोई बहाना नहीं। ये सुन सब खुशी से चिल्लाते हुए उन्हें ग्रुप हग कर लिए और सभी ने आने के लिए हाँ बोला। अमर, मेरे पास भी तुम लोगों को देने के लिए एक न्यूज है और न्यूज ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अगले महीने से मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। अमर की बात सुन सब उसके लिए भी खुश होकर बधाइयां देने लगे। तभी सबको बीच में रोकते हुए समीर बोला, यार मेरे पास भी एक न्यूज है, लेकिन मैं इसे रुद्र के सामने ही बताना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, उसे मैं मिलकर बता दूंगा, लेकिन यहाँ तुम लोग बता रहे हो तो मेरा भी बताना जरूरी है। समीर की बात सुन अनन्या बोली, समीर भाई प्लीज अब जल्दी से बता भी दो, इतना सस्पेंस मत क्रिएट करो। अनन्या की बात सुनकर समीर बोला, मैं और साक्षी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कोई अच्छी जॉब मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। समीर की बात सुनते ही सब चौंकते हुए बोले, हैं ये कब हुआ और हमें आज बता रहे हो? साक्षी, यार हम लोग पहले खुद श्योर होना चाहते थे, फिर सबको बताना चाहते थे। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं तुम दोनों के लिए। जब सबने ये बोला तो समीर और साक्षी भी खुश हो गए। अब बारी थी कबीर की, तो कबीर ने बोला, यार तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरे और अनन्या के पापा पार्टनर हैं, तो वैसे ही मुझे भी रुद्र भाई के साथ बिजनेस ही ज्वाइन करना है, लेकिन रुद्र भाई चाहते हैं कि मैं भी MBA की डिग्री ले लूं, उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करूं। तो आगे तुम लोग जान ही गए होगे कि मैं क्या करूंगा। तभी अनन्या बोली, प्रियंका तेरे आगे का क्या प्लान है? ये सुन प्रियंका थोड़ी दुखी होते हुए बोली, मैं तो प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए अभी मुझे बहुत पढ़ना है। ये सुन अनन्या उसके कान के पास जाकर बोली, और कबीर के बारे में क्या सोचा है? अनन्या की ये बात सुन प्रियंका चौंक गई। उसे इस तरह घबराता देख अनन्या बोली, मुझे पता है कि तुम कबीर को पसंद करती हो, तो जाकर उसको बोल दो ना। ये सुन प्रियंका थोड़ा दुखी होते हुए बोली, यार कैसे बोल दूं, मुझे पता है कि वो गौरी को पसंद करता है, भले ही ये बात किसी को ना पता हो, लेकिन उसकी आंखों में मुझे बस गौरी के लिए अब भी इंतजार दिखता है। और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, लेकिन हम दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे ना। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी, जिसे देख अनन्या ने उसे गले से लगा लिया। उन्हें इस तरह गले लगाता देख सब बोले, अरे ये भरत में किस खुशी में हो रहा है, हम लोग भी मिल लेते हैं। इतना बोल सब हंसने लगे। फिर सबने काफी मस्ती की, साथ में ढेरों पिक्चर्स क्लिक करवाई और सबके टच में रहने का वादा कर अपने अपने घर के लिए चले गए। दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीनों गुजरने लगे। उसी बीच विशाल और ऋतु की शादी की डेट भी आई, जिसे सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया। और साथ ही समीर भी एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने लगा और उसके साथ ही उसने भी साक्षी से शादी कर ली। तो वहीं रुद्र ने अभी तक गौरी को ढूंढने में हिम्मत नहीं हारी थी। उसकी हर सुबह गौरी से शुरू होकर हर रात गौरी पर ही खत्म होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी के पूरे 3 साल और निकल गए। 3 साल बाद आज रमाशंकर जी और सुधा जी काफी तैयारियों में लगे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि मेहमानों के आगमन में कोई कमी रह जाए। तो दादी माँ सोफे पर बैठी बैठी ही सबको हिदायतें देती जा रही थी। तभी अचानक से सुधा जी परेशान होते हुए बोली, ये रुद्र और कबीर अब तक क्यों नहीं आए? आज के दिन भी इन्हें काम करना जरूरी था क्या? आज बहन की सगाई है और ये दोनों भाई अभी तक पता नहीं कहाँ गायब हैं। जैसे लग रहा हो कि लड़के वाले यही लोग हैं जो सीधा शाम को सगाई में ही आएंगे। तभी पीछे से जया जी आते हुए बोली, अरे सुधा दी, उन दोनों को कुछ कहना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। पहले वो रुद्र ही बस था जो पूरे दिन बस काम काम काम, लेकिन जब से कबीर ने भी ऑफिस जाना शुरू किया है, इसे भी बस काम काम। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन दोनों के काम से। तो वहीं दादी माँ मुंह बनाते हुए बोली, बस तुम दोनों को मेरे दोनों पोतों की बुराई निकालने को बोल दो, तुम दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगोगी। आई लव यू दादी माँ, मेरी जानी जिगर। इतना कहते हुए कबीर पीछे से आकर दादी माँ के गले लग गया। तो वहीं गुस्से से सुधा जी बोली, तुम लोग भूल गए हो तो याद दिला दो कि आज तुम्हारी बहन की सगाई है। और ये रुद्र कहाँ रह गया? उसे मैंने कुछ सामान की लिस्ट दी थी, वो आज आ जाएगा या नहीं? आज आएंगे नहीं माँ, सारा सामान आ गया। इतना कहते हुए रुद्र अपने दोनों हाथों में बैग्स पकड़े अंदर आया। जैसे देख दूर से ही दादी माँ ने अपने हाथों को घुमाकर रुद्र की नजर उतारते हुए बोली, तुम दोनों औरतों को बस मौका चाहिए मेरे दोनों हीरे जैसे बच्चों पर चिल्लाने के लिए। दादी माँ की बात सुन सुधा जी गुस्से से रुद्र के हाथ का सामान पकड़ते हुए बोली, बस आप ही दोनों को सिर चढ़ा रखी है। इतना कहते हुए सुधा जी अपनी बहन जया के साथ अंदर बाकी इंतजाम देखने चली गई। तो वहीं रुद्र और कबीर दादी माँ को
हक करते हुए बोली, आई लव यू जान। दादी माँ, बस बस ये लव यू शब्द अपनी वालियों के लिए बचा के रखो और मुझसे इतना ही प्यार है तो उन्हें जल्दी से मेरे लिए लेकर आओ। दादी माँ के मुंह से ये सब सुन कबीर बोला, भाई हम लोग अनन्या को देखकर आते हैं कि वो तैयार हुई या नहीं। इतना कहते हुए दोनों वहां से निकल गए तो वहीं पीछे खड़ी दादी माँ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोली, हे राम जी, मेरे रुद्र की जिंदगी को लौटा दो, उसकी गौरी को लौटा दो। उस नासमझ ने जो 3 साल पहले गलती कर दी थी उसका प्रायश्चित ये अभी तक कर रहा है। हे भगवान, अब तो दया कर दो मेरे बच्चों पर और उसके साथ ही इस नालायक कबीर की भी जिंदगी में किसी को भेज दो। मेरे दोनों बच्चों की झोली में खुशियां भर दो प्रभु। इतना कहते हुए दादी माँ की आंखें भर आई। तभी सुधा जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माँ जी, आपके राम जी बहुत जल्दी ही सब ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी इन दोनों की जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। तो वहीं अनन्या अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। उसे शांत बैठा देख कबीर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि उस विपुल शिपुल अरुणा को बोल दूं कि अनन्या तुमसे आज सगाई नहीं करना चाहती, वो तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। कबीर की ये बात सुन अनन्या गुस्से में उसे चिल्लाते हुए एक तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, कबीर तेरा मैं खून कर दूंगी। तो वहीं रुद्र अनन्या के पास बैठते हुए बोला, तू खुश तो है ना। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर बीच में बोल पड़ा, रुद्र भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी जल्दी है इसे भागने की। ये सुन अनन्या चिढ़ते हुए बोली, जब तेरा नंबर आएगा तब तू देखना मैं क्या क्या करती हूँ। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, भाई दरअसल आज मैं गौरी को मिस कर रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि एक दूसरे को दुल्हन वो अपने हाथों से बनाएंगी, लेकिन देखो ना आज मेरी सगाई है और उसका दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो आएगी। इतना कहते हुए वो रुद्र के गले लग गई तो वहीं कबीर का भी चेहरा लटक गया और वो भी अनन्या के साथ रुद्र के गले लग गया। तभी पीछे से सुधा जी आते हुए बोली, हे भगवान, शाम होने वाली है और कुछ ही घंटों में लड़के वाले भी आ जाएंगे, लेकिन ये तीनों अभी तक तैयार नहीं हुए। सुधा जी की बात सुन तीनों हंसते हुए बोले, गौरी की गलती है जो हम लेट हो रहे हैं। इतना कहते हुए रुद्र और कबीर भी तैयार होने के लिए चले गए तो वहीं पार्लर से आई ब्यूटिशियन अनन्या को तैयार करने लगी। तो वहीं रुद्र अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया और गौरी की पायल लेकर बोला, गौरी 3 साल हो गए, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, प्लीज अब तो आ जाओ। फिर उस पायल को सीने से लगाकर एक गहरी सांस ली और अनन्या की सगाई के लिए तैयार होने चला गया। सभी लोग आज की शाम होने वाली सगाई के लिए तैयार होने लगे। शाम हो चुकी थी और साथ ही सगाई का मुहूर्त भी। विपुल भी अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ आ चुका था। रमाशंकर जी के साथ रुद्र और कबीर सबके स्वागत में लगे हुए थे। वो लोग लड़के वालों के सामने कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद अनन्या को लेकर प्रियंका, साक्षी और ऋतु आई। आज अनन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। पीच कलर के लहंगे में उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। तो वहीं विपुल ने भी अनन्या की ड्रेस से मैच करता हुआ कुर्ता पैंट और ऊपर से जैकेट डाला हुआ था। आज दोनों साथ में परफेक्ट लग रहे थे। तभी विपुल और अनन्या के पास कबीर, विशाल, समीर के साथ साथ सभी गर्ल्स जो पहले से ही अनन्या को लेकर आई थी एक ग्रुप सेल्फी लेने लगे। तभी विपुल का फोन रिंग हुआ तो वो सबको एक्सक्यूज मी बोलकर एक तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, सॉरी गाइस, मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना भूल गया। एक्चुअली आज ही मेरा छोटा भाई शुभ काफी सालों बाद वापस इंडिया आया है, वो भी अपनी एक खास दोस्त गौरी के साथ। गौरी का नाम सुनकर एक बार के लिए सभी चौंके। तभी सबने देखा एक लड़का जो देखकर ही लग रहा था कि ये विपुल का भाई है, बिल्कुल उसी की तरह डैशिंग और हैंडसम, और उसके साथ ही एक लड़की भी आ रही थी जिसे देखते ही सभी नॉर्मल हो गए क्योंकि ये गौरी नहीं थी, बस उसका नाम गौरी है। ये सोच सब थोड़ा रिलैक्स हुए। शुभ जो सीधा विपुल के गले आकर लग गया, कांग्रेट्स ब्रो, फाइनली आप घोड़ी चढ़ ही गए। फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब समझ में आया कि ब्रो को इतनी जल्दी क्यों थी शादी करने की। ये सुन सब हंसने लगे। तभी विपुल ने शुभ को सभी से मिलवाया, गाइस ये मेरा छोटा भाई है शुभ। तभी शुभ के साथ आई लड़की बोली, भाई आप मुझे भूल रहे हो, मैं भी यहाँ हूँ। उसकी बात सुन विपुल हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं भूला पागल लड़की। और गाइस ये है मेरी मौसी की बेटी मेनका। मेनका ने सबको हेलो बोला। तभी उसकी नजर कबीर पर टिक गई और उसने मुस्कुराते हुए मन में बोला, कबीर नाइस नेम। अचानक से विपुल शुभ की तरफ देखते हुए बोला, छोटे तूने तो बोला था कि तू अपनी किसी खास दोस्त गौरी को लेकर आ रहा है, कहाँ है वो। गौरी का नाम सुनते ही वहां खड़े सभी को होश आया कि अब तक वो लोग तो मेनका को गौरी समझ रहे थे। तभी शुभ ने पीछे पलटते हुए बोला, वो आ रही है गौरी। शुभ की नजरों का सबने पीछा किया तो देखा एक लड़की जो नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहने, साथ में ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज, चेहरे पर लाइट मेकअप, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी के दिल धक से बंद हो गए क्योंकि ये कोई और नहीं उनकी अपनी गौरी थी जो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसकी स्टाइल को देखकर मॉडर्न भी। सब गौरी को देखते ही एक मूर्ति में बदल गए क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी गौरी इस समय उनके सामने खड़ी है, वो भी इतने सालों बाद, जब उन्हें लगा था कि वो लोग अब कभी भी गौरी से नहीं मिल पाएंगे। तब तक गौरी उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। सबको अपनी तरफ इस तरह घूरता देख गौरी थोड़ी हैरान हुई। फिर वो अनन्या को देख मुस्कुराते हुए उसे गले लगाने के लिए बढ़ी। तभी किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। गौरी को थप्पड़ किसने और क्यों मारा और अब रुद्र की कहानी आगे क्या मोड़ लेती है जानेंगे अगले भाग में। भाग 11।